मैं सिस्टर कामरान इजाज। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, 7 ਈਅਰ ਚਾਈਲਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਸਟੇਟਲੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਈਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 07501010101। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान इजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर भी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। कॉल्स की तरफ जाने से पहले आपको इस वीक की अपडेट से चले। काफ़ी इंक्वायरीज़ मेरे पास आ रही हैं इस वीक के असाइलम सीकर्स के लिए कोई नई न्यूज़ आ गई है कि हम काम कर सकते हैं, प्लीज़ आप हमारी ना वर्क परमिशन की रिक्वेस्ट डाल दें। और मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी सी मैं आपको रोशनी देता चलूँ। अभी भी कोई नए चेंजेस नहीं आए असाइलम सीकर्स के लिए। जो रूल्स हैं वो जो पहले थे वो अभी भी हैं, और वो हैं कि अगर आपका असाइलम एप्लीकेशन 1 साल से पेंडिंग है, आप वर्क परमिशन की दरख्वास्त डाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि जब आप होम ऑफिस आपको देती है परमिशन काम करने की, वो है उन जॉब्स के लिए जो हैं शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के ऊपर, हाईली स्किल्ड जॉब्स जिसमें यूके में कमी है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट। लेकिन हुआ ये कि दिसंबर में गवर्नमेंट ने उस पर एक नया ऑक्यूपेशन ऐड किया है, वो है केयर वर्कर्स। पहले क्या था कि जो अगर आप एक सीनियर केयर वर्कर थे फिर ही आप काम कर सकते थे अंडर द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। अब उन्होंने क्या किया है कि कोई भी केयर जॉब हो, अगर आप एक सूटेबल कैंडिडेट हैं और आपके पास वर्क परमिशन की इजाज़त है होम ऑफिस की तरफ से, फॉर एग्जांपल आपके असाइलम एप्लीकेशन पेंडिंग है 1 साल से ज़्यादा और होम ऑफिस आपको वर्क परमिशन दे देती है, आप केयर में काम कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इन केयर होम आप काम कर सकते हैं, आप लोगों की देखभाल कर सकते हैं और आपका एम्प्लॉयर आपको लॉफुली एम्प्लॉय कर सकता है। सो ये एक नई चेंज है जो होम ऑफिस ने की थी दिसंबर में, कि केयर वर्कर्स को उन्होंने डाल दिया है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के ऊपर, और ये जारी होगा फ्रॉम नेक्स्ट मंथ फरवरी 2022। गवर्नमेंट का ये कहना है कि जी 1 साल के लिए हम केयर जॉब्स को लगाएंगे अंडर द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। उसके बाद हम इसको दोबारा रिव्यू करेंगे कि अगर यूके में अभी भी कमी है फिर इसको हम रखेंगे, अगर कमी दूर हो जाती है फिर हम उसको उतार देंगे। लोग समझते हैं कि जी नहीं, हम कोई भी जॉब कर सकते हैं केयर में, हमें कोई ज़रूरत नहीं है वीज़े की या वर्क परमिशन की, हम काम कर सकते हैं। इस तरह बिल्कुल नहीं है। दूसरा, काफ़ी इंडियन व्यूअर्स मुझे कॉल कर रहे हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि जी नहीं, एक नया वीज़ा आ गया है, केयर का वीज़ा, और वो हम अप्लाई करना चाहते हैं, हमें हमारे रिलेटिव्स के लिए, प्लीज़ आप हमारे लिए अप्लाई कर दें। अगेन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हेल्थ केयर वीज़ा है उसके लिए आपको एक स्पॉन्सर की ज़रूरत है। इस तरह नहीं है कि चाहे आप एक नर्स हैं या आप हेल्थ केयर में काम करते हैं इंडिया में या पाकिस्तान में और आप अप्लाई कर सकते हैं आउट कंट्री और फौरी तौर पर आपको वीज़ा दे देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उस हेल्थ केयर वीज़े की रिक्वायरमेंट आप देखें, आपके पास एक स्पॉन्सर होना चाहिए जो हो सकता है NHS या कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो NHS को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सब कॉन्ट्रैक्टर, या कोई और कंपनी जिसके पास स्पॉन्सर लाइसेंस है और वो आपको स्पॉन्सर करना चाहती है, फॉर एग्जांपल नर्स या एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, फिर वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं और उनको वो सैलरी देनी होगी और फिर वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। इस तरह नहीं है कि बगैर स्पॉन्सर से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है सोशल मीडिया के ऊपर सोलिसिटर्स कह रहे हैं कि जी बस ये फॉर्म भर दें, अपने डिटेल्स हमें दे दें और आपको हेल्थ केयर का वीज़ा मिल जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो आपके डिटेल्स लेना चाहते हैं, आपका नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, और बाद में वो डेटा इस्तेमाल करना चाहते हैं कि आपको अगर कोई ऑफर्स वो देना चाहते हैं कि जी 10 लाख में ये काम कर देंगे और ये कर देंगे, वो आपकी डिटेल्स चाहते हैं। उनका मकसद उस फॉर्म का यही है। कोई ऐसा वीज़ा नहीं आया जहां आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है और आप अप्लाई कर सकते। सो प्लीज़ इसको भी आपने ख्याल रखना है। नाज़रीन, बेशुमार कॉल्स वेट कर रहे हैं, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, मुझे सिर्फ छोटा सा एक मालूमात लेनी थी कि अगर यूके का विजिट वीज़ा रेफ्यूजल हो जाए तो उसके लिए प्री प्रोटोकॉल एप्लीकेशन करते हैं, कुछ ऐसा मैंने सुना है।
तो कुछ आइडिया है उसके बारे में, आप कुछ मशवरे दे सकते हैं? आपने मशवरा लिया कितने इसके लिए मेरे ख्याल एक्सपेंसिव हो में? जाते हैं उसके ऊपर? आपका नेशनैलिटी का मसला दूर हो गया या नहीं? नहीं, मैं तो नेशनल हूँ का। नहीं आप, अच्छा मेरे ख्याल में आपने 2-3 हफ्ते पहले फ़ोन किया था ना, आपने नेशनैलिटी पूरी हो गई थी और आपने फिर अप्लाई किया था। नहीं 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 नहीं, आप मुझे बताया वो, आप सेकंड टाइम पे भी आपने वो नहीं मेरी बात पूरी समझी। मैंने कहा था मैं यहाँ का नेशनल हूँ, नेशनलिटी मिल चुकी है जी। ये रिफ्यूजल के बारे में थोड़ी सी मालूमात देते हैं कि कितना एक्सपेंसिव इस पे आ जाता है अगर यहाँ पे एप्लीकेशन की जाए उस पर। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जब भी कोई विजिट वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होता है, उसमें अपील राइट आजकल नहीं देते, पहले देते थे लेकिन वो भी उन्होंने वो बंद कर दिया हुआ है। अब अगर आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं, एक ही रेमेडी है आपके पास और वो है जुडिशल रिव्यू। अब अप्लाई करने से पहले आपने देखना है कि जो रिफ्यूज़ल है उसमें होम ऑफिस ने गलती की है या नहीं। अब मेरे पास तो आपका रिफ्यूज़ल नहीं है, मैं आपको ये बता नहीं सकता कि अगर आपको चैलेंज करना चाहिए या नहीं, लेकिन वही एक सॉलिसिटर आपको बता सकता है इसमें क्या क्या मेरिट्स हैं। अगर होम ऑफिस ने कोई गलती की है उसमें, फिर मैं कहूँगा उसमें मेरिट्स बनते हैं कि आप उसको चैलेंज करें। अगर होम ऑफिस ने कोई गलती नहीं की, फॉर एग्जांपल आपने सही तरह डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए या आपने सही तरह रिप्रेजेंटेशन नहीं किए, फिर मेरा नहीं ख्याल उसको चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि आपके पैसे ज़ाय जाएंगे, तकरीबन 2500 तो लेके 3000 पाउंड उसमें खर्च हो सकता है, और आप अगर हार जाएं फिर आप पर कॉस्ट भी पड़ जाते हैं और आप कुछ भी नहीं हासिल करेंगे। सो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करने के लिए, अपने बहन या भाई को विजिट वीज़े के लिए, यहाँ से अप्लाई किया करें। हम क्या करते हैं, एजेंट को वहाँ पाकिस्तान या इंडिया में कह देते हैं कि जी आप अप्लाई कर दें हमारे लिए, 2-3 हज़ार रुपये वो ले लेते हैं। ना उनको पता होता है किस तरह एक्सप्लेन करने को, ना वो कोई कवर लेटर लगाते हैं, ना वो सही तरह के डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, और बाद में आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाता है। और मैंने आज बल्कि एक क्लाइंट ने मुझे अपना रिफ्यूज़ल भेजा है जहाँ उन्होंने 10 ईयर का बैन लगा दिया है, और मैंने उसको एक्सप्लेन किया था अगर तुम एक सॉलिसिटर को इस्तेमाल करते हैं यूके में, वो सही तरह वो एक्सप्लेन करता वो पॉइंट, वो 10 साल का बैन नहीं लगता। अब ये देखना, इससे आपका इतना नुकसान होता है। सो मेन चीज़ होती है कोई भी विजिट वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स आप चेक करें, सही डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको सही तरह एक्सप्लेन किया जाए और फिर ही आप एप्लीकेशन सबमिट किया करें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने पूछना कि 2.5 इयर्स का वीज़ा था पहले, वो जुलाई में ख़त्म हो रहा है। जी जी। तो 18,600 इज़ अ वेजेस पर ईयर एंड 30,000 इज़ अ सेविंग भी है। तो लेकिन कौन कौन से पेपर और कौन से बिल चाहिए, और हस्बैंड वाइफ के नाम कौन सा बिल होना चाहिए, और अगर कोई बेनिफिट्स ले रहा हो तो मतलब हस्बैंड के आने से पहले के, तो उसका अभी तक ले रही हूँ तो वो क्या करना चाहिए उसको? स्पॉन्सर कौन है, वाइफ या हस्बैंड? हस्बैंड स्पॉन्सर है, ठीक है ना। जी, और दूसरा बताएं कि कौन कौन से बिल चाहिए, और बीवी और हस्बैंड के साथ, और वो सवाल आपने भी पूछ लिया है, वो आपका पहला सवाल था। अच्छा मुझे ये बताएं, स्पॉन्सर आपके हस्बैंड है, और आप जो दूसरा सवाल पूछ रही हैं वो है कि अगर आपके हस्बैंड बेनिफिट्स ले रहे थे आपके आने से पहले, सही है? जी, वाइफ पहले बेनिफिट्स पे पहले थी। ठीक है, लेकिन स्पॉन्सर कौन है इस एप्लीकेशन में? वाइफ उसकी। वाइफ स्पॉन्सर है और एप्लीकेंट हस्बैंड है, ठीक है ना। सो आप स्पॉन्सर हैं, आपका हस्बैंड अप्लाई कर रहा है वीज़े के लिए, ठीक है? जी 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 जी। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, जाने से पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस दे जाऊँ जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा कि ijaz@me.com, इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं मेरे ऑफिस में, आप मुझे मिल भी सकते हैं। जो बैन भाई अभी कोशिश कर रहे हैं कॉल करने की और उनकी टर्न नहीं आ रही, फिक्र मत करें, आज रात को हम ये वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब पर जाके आप कमेंट्स में मुझे सवाल पूछ सकते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब दूं। नाज़रीन मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सॉलिसिटर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01।
वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरान। ब्रेक से पहले एक सिस्टर ने सवाल पूछा था कि जो उनके हस्बैंड हैं वो अप्लाई कर रहे हैं एक्सटेंशन के लिए ऑन स्पाउस वीज़ा, और उनको इनकम रिक्वायरमेंट के लिए क्या शो करना होगा और रिलेशनशिप के लिए भी क्या दिखाना होगा कि उनकी एप्लीकेशन कामयाब हो। जहाँ तक इनकम रिक्वायरमेंट है, आपने साबित करना है कि आप और आपके जो हस्बैंड हैं इकट्ठे होके 18,600 कमा रहे हैं। अगर आपके पास सेविंग्स हैं वो भी आप साथ लगा सकते हैं, लेकिन सेविंग्स के लिए याद रखें कि जो फर्स्ट 16,000 पाउंड आपके अकाउंट में होते हैं उसको वो नहीं देखते, और उसके बाद जो बाकी पैसे होते हैं वो लगाते हैं टुवर्ड्स दी इनकम रिक्वायरमेंट। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लगाने चाहिए, मेनली रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट्स कि आप और आपके हस्बैंड एक जेन्युइन और सबसिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं। अगर आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाई कर देते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि होम ऑफिस आपके हस्बैंड को ग्रांट कर देगी फर्दर एक्सटेंशन। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। वालेकुम कमरान भाई। वालेकुम सलाम। जनेद कश्मीरी बात कर रहा हूँ लंदन से। मेरे दो छोटे छोटे सवाल। जी पूछें। पहला सवाल ये है कि मैं आया था अपना अभी विजिट वीजे पे, तो मैं ओवरस्टेयर था तो पकड़ा गया था, मैंने असाइल किया था, मुझे असाइलम ग्रांट हो गया था, उसके बाद मुझे इंडेफिनेट मिली थी, अभी एक होने वाला है। लेकिन अगर मैं नेशनलिटी अप्लाई करता हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम होगी? और दूसरा सवाल इसी तरह, जो मेरा दोस्त है वो स्टूडेंट वीजा आया था, वीज़ा उसका एक्सपायर हो गया था, तो उसने असाइलम किया था, उसका भी ग्रांटेड हो गया था, अभी उसके पास इंडेफिनेट है। अगर हम दोनों नेशनलिटी अप्लाई करते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो 10 साल वाला कानून तो नहीं लागू होगा, या हम कर सकते हैं? ये जरा बता उसको दें। क्यों प्रॉब्लम होगी? मैं समझा नहीं आपका, तो मैं समझ गया उसको क्यों प्रॉब्लम होगी कि अगर आप साथ अप्लाई करते हैं। नहीं इसलिए नहीं, हम दोनों सेपरेट हैं, हम दोनों कोई separate हैं, रिलेशनशिप में तो लेकिन नहीं है ना जब, फिर। ये है कि वो 10 साल वाला हम दोनों पे तो नहीं कानून लागू होता। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैंने पहले भी इस पर बातचीत की और आज फिर दोबारा दोहरा देता हूँ आपके लिए कि अगर आप एक असाइलम सीकर हैं और आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, एक तरफ होम ऑफिस कहती है कि जी आप पर जो गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट है लागू होगी, और दूसरी तरफ अगर आप देखें वहाँ होम ऑफिस कहती है कि नहीं, हम डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करते हैं असाइलम सीकर्स के एप्लीकेशंस में। थोड़ा सा ये ग्रे एरिया है। मैंने अक्सर देखा है कि असाइलम सीकर्स ने अप्लाई किया है और उनका नेशनलिटी का एप्लीकेशन रिफ्यूज़ भी हो गया है, और मैंने ये भी एप्लीकेंट्स देखे हैं जहाँ उन्होंने अप्लाई किया है और उनका जो नेशनलिटी एप्लीकेशन है होम ऑफिस ने ग्रांट कर दिया है। सो यहाँ आपने देखना है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो चांस लेना चाहते हैं, फिर आप ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है अगर आपके एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, फिर आपकी जो नेशनलिटी फ़ीस है वो ज़ाया जाती है। बेस्ट चीज़ ये होगी कि एक सॉलिसिटर के पास चले जाएं, उसको अपने सारे पेपर वर्क दिखा दें, और वो सही तरह असेस कर सकता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। और अगर आपको अप्लाई करना चाहिए, वो सही तरह होम ऑफिस को एक्सप्लेन कर सकता है कि किस तरह आप वो गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो जी सलाम अलैकुम कामरान साहब। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कामरान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप जितना फ्रेंडली वे में जवाब देते हैं ना, वो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कामरान साहब, मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक पहला क्वेश्चन ये है, जो आपने बताया था ना कि ये इंडेफिनिट लीव टू रिमेन आप अप्लाई कर सकते हैं, जो बच्चे यहाँ पर 50% ऑफ द लाइफ कर चुके हैं। जी जी। मेरे 4 बच्चे हैं, मतलब हमारे पास फैमिली रूल पर ये वाला सेटलमेंट है जो चल रही है अभी। तो हमारी एक लास्ट है अगले साल, यानी कि मई में हमें उसको अप्लाई करना है, वो हमारी लास्ट होगी। ठीक है। तो हम उससे पहले, यानी कि जो पॉलिसी आई है, इसके लिए अपने बच्चों को अप्लाई करते हैं अगली। बच्चों की एज कितनी है भाईजान? बच्चों की एज जो है ना जी, 18 से लेके 21 साल के अंदर बीच में है। ठीक है, ठीक है। और जो लास्ट एक्सटेंशन है आपकी वो ड्यू है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, जो वो लास्ट वाली जो नेक्स्ट मई में ड्यू है। नेक्स्ट ईयर आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे या ILR के लिए? नहीं, उसके लिए लास्ट एक्सटेंशन के लिए। एक्सटेंशन के लिए, ठीक है। और कोई सवाल आपका? दूसरा ये क्वेश्चन है कि ये जो लाइफ जो स्पेंड है 50%, वो डेट ऑफ अराइवल में इन द यूके है कि डेट ऑफ लीव टू रिमेन जब मिली वहां से उसको काउंट करना है? ये प्लीज, ये उसको मैं टेलीविजन पे जाके जरा डिटेल से प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपके माशाल्लाह 3 या 4 बच्चे हैं जिनकी एज है बिटवीन 18 21,
अगर वो अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए या नहीं। आपने ये भी मुझे बताया है कि आपकी 4th एक्सटेंशन, आखिरी एक्सटेंशन ड्यू है नेक्स्ट ईयर मई में, और आप ये पूछ रहे हैं कि अगर आपके बच्चे अभी से अप्लाई कर सकते हैं ILR के लिए या नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट ये है कि बच्चों ने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी UK में गुजारी है फ्रॉम द डेट ऑफ अराइवल, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी UK में गुजारी है, और उनकी जो एज है इज़ बिटवीन 18 to 25, और कम अज़ कम उनको 5 साल हो गए उनको वीज़ा मिले। सो अगर ये 3 रिक्वायरमेंट्स आपके बच्चे सेटिस्फाई करते हैं फिर वो फौरी तौर पर अप्लाई कर सकते हैं ILR के लिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ का ख्याल आपने रखना है कि जो कॉस्ट इन्वॉल्व है 4 बच्चों का वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। सो ये आपने असेस करना है कि आप अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, या अगर आपके लिए बेहतर है कि आप वेट कर लें नेक्स्ट ईयर तक। अगेन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप एक सॉलिसिटर से मिल लें जो शायद आपकी फ़ीस बचा सके, और इससे फ़ीस भी बच जाए और आपके बच्चों को ILR भी ग्रांट हो जाए। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि जो हाफ़ लाइफ है वो कहाँ से वो होम ऑफिस उसको असेस करती है, बच्चे की पैदाइश से या डेट ऑफ अराइवल? डेट ऑफ अराइवल से। अगर फ्रॉम द डेट ऑफ अराइवल अगर बच्चे ने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजारी है और उसकी एज है बिटवीन 18 to 25, फिर वो इस कंसेशन का फ़ायदा उठा सकता है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो कमरान साहब। जी जी, यू लाइव ऑन है। जी ओके, मेरा नाम यूनुस है। मेरी वाइफ का निश्चित के लिए हमने अप्लाई किया था। ठीक है। तो ये लोगों ने यानी कि जून जुलाई में लास्ट ईयर, तो फिर 3 माह के बाद उसने लेटर भेजा कि आपको और कुछ प्रूफ चाहिए, तो ये और 2-3 साल का प्रूफ के इधर रहते हो ये वो। ठीक है। तो फिर हमने ये भी दिया लोगों को, तो अभी तकरीबन 3 माह होने वाला है, तो अभी तक कुछ जवाब नहीं आया। और दूसरी बात, मेरे लड़के का हमने अप्लाई किया था अगस्त लास्ट ईयर में, उसका तो कोई जवाब नहीं आया आज तक। बेटे के लिए क्या अप्लाई किया था? नेशनलिटी का? जी, नेशनलिटी का। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आपने बताया कि वाइफ का आपने अप्लाई किया जुलाई में, उसके बाद उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, अभी तक वो एप्लीकेशन पेंडिंग है, और बच्चे का भी आपने अप्लाई किया था अगस्त में, दोनों एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है। अब होम ऑफिस की पॉलिसी होती है कोई भी एप्लीकेशन हो ज़्यादातर वो 6 मंथ्स में कंसिडर कर लेते हैं। कभी कभी मैंने देखा है जो नेशनलिटी के एप्लीकेशन है वो साल भी लग जाते हैं। अक्सर मेरे 2-3 एप्लीकेशन थे जिसमें 1 साल लग गया था, और वो 1 साल के बाद होम ऑफिस ने जवाब दिया था और वो उन्होंने नेशनलिटी ग्रांट कर दी थी। आप ये ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि तकरीबन 8-9 माह हो गए हैं, एक रिमाइंडर सॉलिसिटर के थ्रू होम ऑफिस को भेज दें कि जी अब 6 माह से ज़्यादा हो गए हैं, प्लीज़ आप जल्दी से हमें जवाब दें। अगर जवाब नहीं आता फिर आप अपने MP को भी लिख सकते हैं कि जी प्लीज़ आप होम ऑफिस को रिक्वेस्ट करें। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि 1 मंथ और वेट कर लें। अगर 1 मंथ के बाद जवाब नहीं आता फिर आप उनको फौरी तौर पर एक रिमाइंडर भिजवा दें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो जी, हेलो कामरान भाई, सवाल है। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, मेरा एक सवाल है कि 2 सवाल है। मेरी एक भतीजी है, उसकी वो यहाँ पे आई हुई है, बाप पे डिपेंड करता है, और उसकी शादी करनी है, लेकिन लड़का स्टूडेंट बन के आया हुआ है, इधर ही होता है। ठीक है। तो क्या उनकी शादी होती है? उनके स्टेटस में कोई मसला तो नहीं होगा? जो भतीजी है आपकी, सॉरी तो बात ये, 1 मिनट, सॉरी, जो भतीजी है उसका स्टेटस क्या है? वो ब्रिटिश है? जी नहीं, उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, बाप के पास यूरोपियन पासपोर्ट है, तो वो ठीक है। ओके, आई अंडरस्टैंड। ठीक हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल आपका। तो दूसरा सवाल यह है कि मेरा बेटा है, उसकी हमने शादी करनी है, वो भी इधर ही है, मेरा यूरोपियन पासपोर्ट है, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसके पास, तो उसकी शादी करनी है, लड़की पाकिस्तान में है, तो वहाँ से बुलाने का कोई इजी वे कोई आपके कोई मशवरा दे सकते हैं कैसे बुलाया जाए? जो बेटा है आपका उसके पास कौन सा पासपोर्ट है? यूरोपियन पासपोर्ट? नहीं, उसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट डिपेंड है मुझ पे। ठीक है, और अब उसको उसका स्टेटस क्या है अभी? प्री सेटल्ड या सेटल्ड? उसके पास प्री सेटल है जी। प्री सेटल्ड। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। तो लड़की के पास भी प्री सेटल में जी मैं समझ, लेकिन वो लड़का जो है उसका तो मतलब है जिससे शादी नहीं, वो स्टूडेंट बन के क्या उसकी शादी होती है? इसका जवाब दोनों। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का।
दोनों सिनारियोज़ में, क्योंकि आपकी जो भतीजी है और जो आपका बेटा है वो है जॉइनिंग फैमिली मेम्बर्स, वो किसी और को स्पॉन्सर नहीं कर सकते जब तक उनको सेटल स्टेटस ग्रांट नहीं होता। अगर वो यूरोपियंस होते, यूरोपियन नेशनल्स, फिर वो स्पॉन्सर कर सकते थे अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, लेकिन क्योंकि वो दोनों जॉइनिंग फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके पास है पाकिस्तानी पासपोर्ट, जब तक उनको ILR ग्रांट नहीं होता वो किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। सो अगर फ़र्ज़ करें आपकी जो भतीजी है वो शादी कर लेती है वो स्टूडेंट के साथ, उससे वो स्टूडेंट को कोई फ़ायदा नहीं होगा, होम ऑफिस वो एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देगी क्योंकि वो है एक जॉइनिंग फैमिली मेम्बर, उसका खुद जो भतीजी का स्टेटस है वो अभी पक्का नहीं है और वो किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकती। लाइकवाइज जो आपका बेटा है, जब तक वो हासिल नहीं करता सेटल स्टेटस, वो किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकता। सो फ़िलहाल बेस्ट चीज़ ये होगी कि थोड़ा सा वेट कर लें, जब दोनों को सेटल स्टेटस मिल जाए फिर वो दोनों शादी कर लें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। Hi, hello. I want to sponsor my wife from India. Right. And what English test does she need to pass from there? And how long does the application take? Is the application quicker on the fiancé visa or on the wife's visa? Have you married your wife yet? Because if you haven't married, then you can apply on a fiancé visa. But if you've already married, then the only option available to you is a spouse visa. So are you already married? No, I'm not. I haven't yet. I just want to see. I mean, which one is quicker? I mean, does the fiancé visa get quicker or the marriage visa? How long does it take from India? And which English test does she need to? If she's fiancé, Right. which English test? And if she's married, then married community, then which visa? English test does she need to pass? Right. So for both applications, she has to pass the A1 English test. The drawback to a fiancé visa is it's only a 6-month visa. You've got to satisfy the same requirements as you do for a spouse visa, which is in the 18,600, the relationship is genuine and subsisting. But once she arrives in the UK on a fiancé visa, after 6 months, when she applies for a 2.5-year visa extension, she must pass the A2 English test. So if she's struggling already to pass the A1 English test, a fiancé visa might not be the best bet. Now, in relation to your question, which application is quicker, they both take the same amount at the same time. So 3 to 4 months is the normal processing time for both applications. So if I was you and I was getting married, I would go with the spouse visa for the sheer reason that once my wife comes here, she won't have to apply again, and secondly, she won't have to do an English test. An advantage of the fiancé visa is because it's a 6-month visa, you don't pay the IHS surcharge. So you save money on that. You only pay for the application fees, whereas for a spouse visa, you'll pay the IHS, you'll pay for the application fees, which tends to be in excess of £3,400. So that's one drawback of a spouse visa. However, I think the pros outweigh the cons of a spouse visa, and that's the best bet for you to go, for the sheer reason that once she's here, she doesn't have to apply again. She doesn't have to worry about anything else until another 2.5 years. So to your question, what's the best option for you? I would say apply for a spouse visa, ask her to pass the A1 English test, and then she can apply immediately. Thank you very much for your call. नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। Hello. Hello. Hello, you're live on air. Hello, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं स्लो तो बोल रहा हूँ बहन। जी जी। कल तुम्हारा वेट किया बड़ा तो सरकार नहीं की थी। Anyway, जी जी। वो फॉर्म आ गए ना जो तुस आखिया जी जी, हाँ जी। ते हुन मैं अपॉइंटमेंट मैंने दसो भाई किदों आवा ਉਹ PIP ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ठीक है, मैं देना ਤੁਹਾਡੇ सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ कॉल का। ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा ब्रेक के बाद। जाने से पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस दे जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके जरिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। नाज़रीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान इजाज़। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7-year चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01।
नाज़रीन, वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरान। ब्रेक से पहले जो अंकल हमारे हैं उन्होंने कॉल की थी और उन्होंने अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट की थी। इंशाल्लाह शो के बाद मैं आपको कॉल करूंगा और हम टाइम और डेट सेट कर लेंगे मुलाकात के लिए। और आपने लास्ट वीक भी कॉल की थी, मुझे मेरे मोबाइल पर माजरत चाहता हूँ मैं आपका कॉल अटेंड नहीं कर सका। इसकी वजह ये थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और इस वजह से मैंने लास्ट वीक शो भी नहीं किया था। सो माजरत चाहता हूँ कि अगर आप जिन्हें भी कॉल करने की कोशिश की मेरे मोबाइल पर और मैंने फ़ोन नहीं उठाया, ये वजह थी कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी और दोबारा मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो। वालेकुम सलाम। जी कामरान भाई बात कर रहे हैं? जी बात कर रहे हैं। जी जी मैं हैदर बोल रहा हूँ साउथ हॉल से। ठीक है जी हैदर साहब। मुझे आपसे थोड़ी गाइडेंस चाहिए थी। मेरी वाइफ आई थी पाकिस्तान से 2010 में पोस्ट वीज़े पे। ठीक है। और उनको 2013 में मिला था इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। ठीक है। उनका जो बायोमेट्रिक कार्ड है वो एक्सपायर हो रहा है मार्च में। ओके। सेटलमेंट वाला कार्ड जो होता है जो देते हैं, तो वो उस पर मुझे इन्फॉर्मेशन के वो कैसे उसको नया कार्ड कैसे अप्लाई करना है, उसकी फीस कितनी है, क्या बायोमेट्रिक दोबारा होगा उनका या कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है, उसका प्लीज़ आप थोड़ा हमें बता थोड़ी इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जो ILR होती है वो आपकी कभी एक्सपायर नहीं होती, लेकिन जो BRP कार्ड होता है जिस पर उन्होंने इशू किया होता है आपका ILR, वो एक्सपायर हो जाता है। और आप बता रही हैं कि आपकी वाइफ का एक्सपायर हो रहा है मेरे ख्याल में नेक्स्ट ईयर या दिस ईयर। उसके एक्सपायर होने से पहले बेस्ट चीज़ ये होगी कि आप रिप्लेसमेंट कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। उसकी फ़ीस मेरे ख्याल में 70-80 पाउंड्स होती है और आपको दोबारा बायोमेट्रिक्स देने पड़ते हैं और विद इन 3 to 4 मंथ्स में होम ऑफिस आपको नया कार्ड इशू कर देती है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। वालेकुम सलाम। सॉरी थोड़ी आवाज़ नहीं आ रही, तुसी दोबारा प्लीज़ दोहराओ। जी हेलो। जी सॉरी जी, पूछो अपना सवाल। जी हूँ ठीक है आवाज़? जी हूँ ठीक है। जी सर जी मैं पुछना सी कि असी सानू 10 ईयर पूरे होए ने ऐसे साल 6वें महीने। ठीक है। असी नैशनैलिटी अप्लाई करनी है ते ओदे वास्ते सानू दसो कि चाहिए। इंडेफिनिट साडी हो गई है 2018 दी। पहला वीज़ा सानू मिला सी 2012 विच जून विच। ठीक है। सो उथों लैके ते हुण जून साढ़े 10 ईयर पूरे होने असी नैशनैलिटी अप्लाई करनी है। तो पहला असी सानू नैशनैलिटी सर्टिफिकेट भेजन दे, तो उस बाद असी पासपोर्ट अप्लाई करना है। तो प्लीज़ कितना कुछ टाइम लगेगा? बिल्कुल ठीक है, मैं देना ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ILR ਮਿਲਣ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁੱਡ ਕੈਰੈਕਟਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੀਸ ਹੈ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1300 ਪਾਉਂਡਸ ਪਰ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਿਦਿਨ 3 to 4 ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਨੇ। ਹੈਲੋ। मैं पहला फोन किया सी, मेरा कॉल ड्रॉप हो रही है तो मिस्टेक क्लियर आ रही थी ना। मैरिज वीजे पे जो स्पॉन्सर करना वाइफ ਨੂੰ ਤੇ A1 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ? ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਪਲੀਜ਼? ਮੈਰਿਜ ਬੇਸ ਤੇ ਜੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ A1 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਭਾਜੀ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। A1 ਹਾਂਜੀ A1 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਆਂਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਖਾਲੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ A2 ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ A2। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 18,600 ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ स्पाउस वीज़े वास्ते बल्कि बजाय फियांसे वीज़े वास्ते। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान साहब की हाल है? बड़े मुलाकात हुई है कोरोना के बाद। हाँ जी, बड़े दिनों बाद। पिछले हफ्ते मैं नहीं आया सी क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं सी, ठंड लग गई सी, और अज मैं आ गया जी। इमरान साहब मैंने 2 साल हो गए तो सलाम कर दे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਅਪੀਲ ਹੋਈ, ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ 5-10 ਸਫ਼ੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤੀ ਔਰ ਜੱਜ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕਰਤੀ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਜੋ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਨਵੀਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਿਸਟਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ? 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਕੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਂਗੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਿਸਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਰਟ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੇਰੀ। ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਜੱਜ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜੱਜ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ? ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ ਡੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖੇ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੀ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਡੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਡੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक सवाल था, बेटे को वीज़ा लगा था 10 इयर्स प्राइवेट लाइफ बेस पर, ठीक है, और 2.5 साल का वीज़ा, तो अब एक्सटेंशन का टाइम आ गया, 31 जनवरी को एक्सपायर हो रहा है। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि क्या इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा इसमें एक्सटेंशन के लिए या नहीं? उसकी एज कितनी है वैसे? एज है 25। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। क्योंकि उसको 10 ईयर प्राइवेट लाइफ रूट पर वीज़ा दिया गया है, जब एक्सटेंशन के लिए आप अप्लाई करते हैं आपको कोई इंग्लिश टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं होती। अलबत्ता जब आप अप्लाई करेंगे ILR के लिए, वहाँ आपके बेटे को
पास करना होगा इंग्लिश टेस्ट। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी मैं कम से बात कर रही हूँ। जी आप बात करिए, लाइव होना है। जी मैं बर्मिंघम से बात कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा एक सवाल था छोटा सा, वो ये कि मैंने अप्लाई किया हुआ था, मेरा रेफ्यूजी वीज़ा था, जो कि उसके बाद मैंने ILR के लिए अप्लाई किया है। तो एक मेरा क्वेश्चन ये था कि आया मेरी ILR के ऊपर साथ मेरा स्टेटस लिखा होगा कि मैं पहले किस स्टेटस पे थी। दूसरा मेरा सवाल ये है, क्या मैं उस ILR पे बैक होम ट्रैवल कर सकती हूँ। और तीसरा मेरा इसके साथ ही कनेक्टिंग सवाल ये है कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अभी, तो अगर जब मेरे बेबी हो जाते हैं तो उनको मैं कैसे एंटर कराऊंगी अपने उसके अंदर कि मतलब इसको भी वीज़ा चाहिए। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि जब आपको वो ग्रांट कर देंगे उसमें कार्ड में क्या लिखा होगा, वैसे वो लिखा होता है रेफ्यूजी, एज ए रेफ्यूजी जब आपको वो ILR ग्रांट करते हैं। तो ये आपका पहला सवाल हो गया। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि अगर आपका बेबी होता है और उसको आप स्पॉन्सर करना चाहती हैं, आप उसको कैसे लेके आएंगी, फिर यू विल हैव टू स्पॉन्सर द चाइल्ड फॉर अ वीज़ा। सो आपको वो सेटिस्फाई करने होंगे रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि वो पोस्ट ग्रांट वो बच्चा पैदा हुआ है, फिर आपको इमिग्रेशन रूल्स के ऊपर वो अप्लाई करना होगा बच्चे के लिए, अगर वो फ़र्ज़ करें पैदा होता है पाकिस्तान में। जहाँ तक आपका तीसरा सवाल था कि अगर आपको ILR ग्रांट हो जाता है, आप पाकिस्तान ट्रैवल कर सकती हैं या नहीं, मैं तो आपको एडवाइस करूँगा बिल्कुल नहीं, ना करें। क्योंकि अगर आप होम ऑफिस की गाइडेंस को देखें, चाहे आपको होम ऑफिस ने ILR ग्रांट कर दिया है, अगर बिला वजह आप अपनी होम कंट्री ट्रैवल करते हैं, उसमें साफ लिखा हुआ है कि होम ऑफिस आपकी लीव को कर्टेल कर सकती है। सो बेस्ट चीज़ ये होगी कि आप थोड़ा सा वेट कर लें जब आपको ब्रिटिश नेशनलिटी मिल जाए, और उसके बाद अगर आपकी जान को ख़तरा जो था वो दूर हो जाता है और आप ट्रैवल करना चाहती हैं अपने होम कंट्री, फिर आप ट्रैवल कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने स्पाउस वीज़ा के बारे में पूछना था कि उसकी जो कंबाइंड इनकम रिक्वायरमेंट होती है, क्या वो दोनों की देखी जाती है, जैसे कि एक इधर यूएई काम कर रहा है और एक दुबई में काम कर रहा है, तो दोनों की मिला के एक कंबाइंड इनकम होनी चाहिए 3000 से ऊपर के सिर्फ यूके की देखी जाएगी। ठीक है, दूसरा सवाल आपका। थैंक यू। ओके, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी, अगर एप्लीकेंट काम कर रहा है फॉर एग्जांपल इन ओवरसीज़ एंड वाइफ यहाँ काम कर रही है, और उस इनकम को आप कंबाइन बिल्कुल कर सकते हैं। मज़ीद प्रूफ आपको लगाने होते हैं, लेकिन आप ज़रूर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर होने। हेलो हाँ जी, हेलो हेलो, ये लाइव होने। ओके, हेलो हेलो, हाँ जी जी पूछो अपना सवाल। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन ये है जी कि स्पाउस वीजे वास्ते जी कोई कहता कि 2 पेपर देने पैंदे ने इंडेफिनिट वास्ते इंग्लिश, कोई कहता लाइफ एंड यूके तो B1 देना पैंदा, कोई कहता कल्ला B1 देना पैंदा। कि तुसीं दस्सो कि केड़ा पेपर देना पैंदा? दोनों देने पैंदे ने, B1 और लाइफ इन द यूके। इंडेफिनिट वास्ते चाहिए। हाँ जी, दोनों टेस्ट पास करने होंगे ने, B1 और लाइफ इन द यूके दोनों तुसीं पास कर दिओ और फिर तुहानूं दे देंगे ने इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। बहुत शुक्रिया तुहाडे कॉल दा। नाज़रीन ये था हमारा आखिरी सवाल आज के लिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप YouTube पर जाएँ और वहाँ जाके मेरा नाम टाइप करें कामरान एजाज, वहाँ आपको मेरी तस्वीर नज़र आ जाएगी और मेरा चैनल भी। वहाँ आप मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब दूँ। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 तो लेकर 7 बजे सिर्फ और सिर्फ वीनस TV पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।